लिविंग विल क्या है और ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपने हमें बताया, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, इससे कैसे अलग है? तो स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी तो मैंने कहा फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। ओके। अच्छा, लिविंग विल के लिए भी मैं आपको स्थिति देता हूँ, और मतलब आई एम सॉरी कि मैं इस शो में आपको ऐसी स्थिति देता हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। स्थिति क्या है कि आप एक वेंटिलेटर पे हैं 15 दिन से ज़्यादा, राइट, ब्रेन डेड है, कोमा में, और 5% से कम चांस है कि आप रिवाइव करें, पर डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियली अलाइव रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं आपको आर्टिफिशियली अलाइव रखने में, राइट, उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है। दूसरा, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं सोचते हैं हमें पैसे, हमारे तो पैसे बन रहे हैं, हमें नुकसान क्या है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, और क्या ये रिस्की है? बहुत बड़ा रिस्क है। पहला रिस्क क्या है? आप बहुत ज़्यादा पेन में, और दूसरा रिस्क क्या है? आपकी वेल्थ स्लोली किसी डॉक्टर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में चली जाएगी। ऐसी स्थिति को के लिए हमने ये लिविंग विल गवर्नमेंट ने अलाउ करी, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करी। तो 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, इसमें 5 जज थे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने आर्टिकल 21 में कहा, जिसमें राइट टू लाइफ है, उसमें ऐड कर दिया राइट टू डाई विद डिग्निटी। उन्होंने कहा हर एक आदमी को, हर एक हिंदुस्तानी को इज्जत की मृत्यु का संवैधानिक अधिकार है, राइट। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो आपको किस चीज़ का अधिकार है? राइट टू डाई विद डिग्निटी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक लिविंग विल बना सकते हैं। लिविंग विल में आप वो स्थितियां बता सकते हैं जिसमें आपसे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए और आपको नेचुरली डाई करने की ऑप्शन दी जाए। अब आपने एक वर्ड सुना होगा मैम, इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया। 2 तरीके का होता है। तो ये यूथेनेशिया की तरफ ही है, ये यूथेनेशिया ही है, वो से ही वो एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या करते हैं, हम इंजेक्शन दे के लाइफ का अंत कर देते हैं। पैसिव में हम क्या करते हैं, हम लाइफ सपोर्ट हटा लेते हैं और पेन किलर देते रहते हैं जिससे कि आदमी शांति से चला जाए। हमने मारा नहीं, पर हमने जिंदा रखने की जो प्रयास हैं वो बंद कर दी। हमने वेंटिलेटर हटा लिया, हमने पेन किलर देते रहे, उसे कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। अब पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में इस निर्णय के बाद लीगल हो गया, राइट। और ये पैसिव यूथेनेशिया को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही लिविंग विल है। तो मैं वो स्थिति बता सकता हूँ जिसमें कि लाइफ सपोर्ट मुझे हटा लिया जाए। मैं इसमें यह भी बता सकता हूँ मैं किन ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार हूँ और किन ट्रीटमेंट्स को मुझे ना दिया जाए। जैसे आपने वो सुना देखा होगा आर्टिफिशियल रिसरेक्शन, वो करंट दे के आपको रिवाइव करते हैं। आप कह सकते हैं मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइप इसके बाद मैं रिवाइव होऊंगा भी, अगर मैं ब्रेन डेड हो गया तो मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीनी, राइट। मैं कह सकता हूँ मुझे इस टाइप की दवाइयाँ लेने को तैयार हूँ, इस टाइप की दवाइयों को लेने को मैं मना कर सकूँ। तो आप पहले से निर्देश दे सकते हो कि मेरी इच्छा क्या है मेरे ट्रीटमेंट की, जब मैं वो डिसीजन लेने की उसमें ना हो, स्थिति में ना हो। उस डॉक्यूमेंट को लिविंग विल कहते हैं। ओके, सो वेरी क्लियरली आपने इनफैक्ट सर ने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो लिविंग विल होता है ये आपके हेल्थ से जुड़े फैसलों को लेकर आपकी इच्छा को जो है वो बताता है, और जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी वो आपके फाइनेंशियल एसेट को लेकर के उसके जो डिसीजन होंगे उसको बताता है। तो हमने समझ लिया कि आप जब ये इनकैपेसिटेटेड वाली अगर स्थिति में हैं तो आपके पास ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अहम डिसीजन मेकिंग का काम करेंगी। तो अब मैं बात करना चाहूँगी ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी की, जो हमने बात की, इसको बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, और इसमें फिर अधिकार किसको मिलता है ड्यूरेबल पावर? क्या उसी को मिलेगा जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होगा आपके विल में या फिर आपके दूसरे जगहों पर दूसरे पेपर्स में? तो ये कोई अलग होगा, ये कैसे डिसाइड करें? नहीं, सबसे पहले तो ये विल से अलग डॉक्यूमेंट है। Okay. विल इज आफ्टर डेथ, दिस इज बिफोर डाइंग। Yes. तो बेसिकली विल इज समथिंग एल्स, और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी जब आप जीवित रहेंगे इनकैपेसिटेटेड स्थिति में तब ये काम करेगा। ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी उसी दिन फिनिश हो जाएगा, या तो आपकी डेथ हो जाए या अटॉर्नी होल्डर की डेथ हो जाए, दोनों में से एक की डेथ हो जाए तो अब पावर अटॉर्नी खत्म, फिनिश्ड, राइट। अब इसको बनाए कैसे और इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको अपना एक एजेंट तलाश करना है जिसको आप ये पावर देना चाहते हैं, और फिर आपको डिसाइड करना है मैं क्या क्या पावर दूंगा और क्या पावर मैं देना नहीं चाहता, ओके, राइट। मैंने इसमें पावर्स इस तरीके की भी दी है कि आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो, राइट, अगर आप चाहो तो इस तरीके की पावर्स भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। यूजुअली आप नहीं दोगे, पर ये पावर है आपको देने की शुरू में,
राइट। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो मेरे बिहाफ पे, मेरे म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो मेरे बिहाफ पे, मेरा रेंट एग्रीमेंट रिन्यू कर सकते हो मेरे बिहाफ पे, और फिर आप कहते हो कि मेरे से विड्रॉ क्या कर सकते हो मेरे अकाउंट्स में से, कि पूरे महीने में इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मेडिकल बिल जो होगा वो सीधा दे सकते हो। अच्छा, जब आप अटॉर्नी होल्डर डिसाइड करें तो आप एक मत करें, कम से कम दो करें, पहली चॉइस और सेकंड चॉइस। इस वजह से अगर पहली चॉइस किसी वजह से तैयार ना हो या उस टाइम वो भी स्थिति में ना हो कि अटॉर्नी बन पाए, तो आपका एक बैकअप अटॉर्नी होल्डर होना चाहिए। तो आपने ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करा, उसकी पावर डिसाइड करी, दो अटॉर्नी होल्डर्स डिसाइड कर लिए कि पहली चॉइस प्राइमरी होल्डर और सक्सेसर मेरा होल्डर ये होगा। आपने इसको दो विटनेस के सामने साइन करा, पर ये दोनों विटनेस ये अटॉर्नी होल्डर नहीं हो सकते, उनके अलावा होगा, इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे। इस डॉक्यूमेंट को जाकर आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा दिया, अब ये अटॉर्नी वैलिड है, राइट। तो अब ये और इसमें कंडीशंस डाल दी कि किन कंडीशंस में ये वैलिड होगी, कि जब मैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की हालत में नहीं हूँगा तो अब ये वैलिड हो जाएगी। तो आपने जैसे इसको रजिस्टर कराया, अब ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। आप इसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकालिए, 2 या 3, उसमें आप रजिस्ट्रार को कहेंगे मुझे 3 सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, वो आपको 3 दे देगा। आप दोनों अटॉर्नी होल्डर्स को एक एक कॉपी दे दें और एक कॉपी अपने पास रख लें, और जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको बता दें कि मैंने ऐसी अटॉर्नी बनाई है, कल को मैं ऐसी स्थिति में हूँ तो इस अटॉर्नी को आप यूज कर सकते हैं टू एक्सेस माय फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन इस तरह की स्थिति में क्या आपका जो आप अगर ट्रस्ट बनाते हैं तो वो भी तो एक्ट करेगा, या ट्रस्ट को भी आपको डिफाइन करना होगा कि उनके पास ये पावर है? नहीं, अगर आपने प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई है तो उसमें मैं इनकैपेसिटेशन का क्लॉज डालता ही डालता हूँ कि अगर समझिए मैंने एक ट्रस्ट बनाई जिसमें मैं सेटलर हूँ, मैंने बनाई, मैं ही ट्रस्टी हूँ, मैं ही बेनिफिशियरी हूँ, और मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया, वो स्थिति में उसमें मेंशन करूंगा। अगर मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया तो मेरे जो सेकेंडरी ट्रस्टी है उस पर पावर चली जाएगी बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने की, इसको करने की। तो ट्रस्ट इज अ वे टू बाईपास दिस। पर प्रॉब्लम क्या है, आपकी सारी वेल्थ ट्रस्ट के अंदर नहीं आई होगी, कुछ तो बाहर रह गई होगी, राइट। इसलिए हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। ट्रस्ट में जो आ गया वो तो ट्रस्टी अपने आप कर लेगा, उसको इंप्लीमेंट करने की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर जो वेल्थ में ट्रांसफर नहीं कर पाया ट्रस्ट में, उसके लिए तो अभी पावर अटॉर्नी चाहिए। ओके, सो आपके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अगर आप ऐसी स्थिति में है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो वो काम करता है। उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी आपको 2 रखने चाहिए, और इसको किस तरह से बनाना है इस पर हमने बात की। अब मैं ये जानना चाहूँगी, एक प्योर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कि इनकैपेसिटेटेड स्थिति के लिए आपके पास बीमा भी तो होना चाहिए। बीमा इसमें आपकी मदद करता है, राइट? ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको 3 टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए। एक आप पे हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो उस बीमारी के इलाज में आपको पैसे दे। दूसरी आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर मैं डिसेबल्ड हो गया, इनकैपेसिटेड हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो मेरी आय का नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी पर मंथ में इतने पैसे दूंगा, या उस तरीके से होगा। और तीसरा आप पे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होनी चाहिए कि ये जो बीमारी, कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा, उस स्थिति में वो आपको पैसे देते हैं। तो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग में इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 3 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज देखनी चाहिए और अपनी स्थिति और फाइनेंशियल जरूरतों के हिसाब से तीनों पॉलिसीज लेनी चाहिए फॉर इनकैपेसिटेशन। ओके, और ये बताइए मुझे, ये जो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, आप असक्षम हैं, उसके लिए आपको प्लान करना है, इसमें खर्चा कितना आता है? ये एक कॉस्टली अफेयर है क्या दीपक सर? नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है। कॉस्टली से ना करना है, क्योंकि नहीं करने पे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लॉयर्स की फीस देनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। करने का खर्चा मैक्सिमम दोनों डॉक्यूमेंट्स को और बनाने का खर्चा मानूं 10 से 15 हज़ार रुपये, इससे ऊपर नहीं। ओके, और लिविंग विल? दोनों की बात करूँ, दोनों डॉक्यूमेंट्स इतने में आपसे, मतलब अगर लॉयर जानता है बनाना, स्टेट प्लानिंग लॉयर है तो बना देगा। सो लिविंग विल जब आप बनाते हैं तब कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? नहीं, पहले तो हम देखते हैं लिविंग विल बनानी कैसे चाहिए, राइट। तो आपने लिविंग विल में वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होगा जिसमें आप बताओगे कि मेरा नॉमिनी ये है, ये व्यक्ति मेरे बिहाफ पे इस बिल को इम्प्लीमेंट करेगा। जिसमें अटॉर्नी होल्डर आपने डिसाइड किया था तो इसमें वो नॉमिनी कहलाता है कि आपने इसको नॉमिनेट किया है फाइनेंशियल, आपके हेल्थ केयर डिसीजंस लेने के लिए आपके बिहाफ पे। और इसमें भी मैं कहूँगा 2 यूज़ करो, पहली चॉइस और सेकंड चॉइस। आप वो कंडीशंस बताओ जिसमें ये लिविंग विल इम्प्लीमेंट होगी, राइट। तो मैं इस स्थिति में होऊंगा तो आप ये लिविंग विल में ये आदमी मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले पाएगा। क्या क्या डिसीजन ले पाएगा और मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियरली उसमें ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जब आप ये सब कर दोगे,
आप इसको साइन करेंगे और 2 विटनेस के साइन लेंगे। अब इसमें 2018 में जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, उन्होंने इसको बहुत पेचीदा कर दिया था, इसको एग्जीक्यूट करना, डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करना नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि जब आप इसको बना लें तो आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर इसे साइन करना होगा, राइट। और ये बड़ा मुश्किल काम था, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, उसे साइन करो। मैजिस्ट्रेट ज़्यादातर टाइम लंबी डेट्स वगैरह देते थे, तो फिर लोगों ने अपील करी, संस्थाओं ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट से कि आपने ये बनाया तो है, बहुत अच्छा किया, पर आपने इसको बहुत मुश्किल बना दिया, इसलिए लोग नहीं बना पा रहे। तो उन्होंने ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हटा दिया। उन्होंने कहा आप किसी गैजेटेड ऑफिसर या नोटरी करा लें तो भी ये वैलिड है। ओके, आपने इसे नोटरी कराया गैजेटेड ऑफिसर से या गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा, और इसकी एक कॉपी तो आपने अपने फैमिली डॉक्टर को दे दी, और एक कॉपी आपने अपने उस नॉमिनी को दे दी जो नॉमिनेटेड पर्सन है कि ये मेरी लिविंग विल है। अब सेकंड पॉइंट आता है, जब ये स्थिति आएगी, जब इस लिविंग विल को एंड ऑफ लाइफ करना होगा, हेल्थ केयर डिसीजन की बात नहीं कर रहा मैं, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन लेना होगा कि आपने कहा कि जी मैं 12 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूं, अब मेरे वेंटिलेटर हटा लो, अब इसको इंप्लीमेंट कराना है। अब ये इंप्लीमेंट कराने का पहले तरीका बहुत मुश्किल था, उसको भी कोर्ट ने आसान कर दिया। पहले तरीका क्या था कि एक मेडिकल बोर्ड वो ट्रीटिंग हॉस्पिटल बनाएगा जिसमें 3 डॉक्टर्स कम से कम होंगे अलग अलग फील्ड्स के, और इन तीनों डॉक्टर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस 20 साल का होना चाहिए। जब ये लोग कंफर्म करेंगे हाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि अब इस व्यक्ति को जीवित रह के परेशानी ज़्यादा होगी और उसका लाइफ एंड कर देनी चाहिए, जब वो कंफर्म करेंगे तो वो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो फिर जाएगा डीएम के पास। डीएम एक और मेडिकल बोर्ड बनाएगा जिसमें सीएमओ पार्ट होगा। अब ये सिस्टम नहीं है, इसे अब ये सिस्टम नहीं है, तो सीएमओ के पास जाएगा, सीएमओ दोबारा एक बोर्ड बनाएगा। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। वो दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर वो मैजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे, मैजिस्ट्रेट आएगा, कंफर्म करेगा और एंड ऑफ लाइफ हो जाएगी। अब कोर्ट ने उन्होंने कहा ये सर ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग ये इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, आपने पेपर पे तो बना दिया, एक्चुअल में नहीं होगा। तो कोर्ट ने क्या करा, उसको एक ही बोर्ड बनेगा अब इंप्लीमेंट करने के लिए। वो ट्रीटिंग हॉस्पिटल भी बना सकता है या डीएम भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। अगर ट्रीटिंग हॉस्पिटल मना कर दे तो आप डीएम से एप्लीकेशन लगाओ, वो बना देगा, या आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, हाई कोर्ट बोर्ड बना देगा, राइट। बोर्ड में अब 5 साल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एक डॉक्टर का। उनकी कंफर्मेशन के बाद सीजीएम जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने मशीन बंद कर दी जाएगी। तो अब इसे इम्प्लीमेंट करना और क्रिएट करना पहले से आसान हो गया।